आज हम 8th क्लास के लेसन नंबर 11 बल व दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। बल को इंग्लिश में फोर्स और दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है। सबसे पहले हम बल के बारे में पढ़ेंगे। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति को, उसकी गति करने की दिशा को या उसकी आकृति को या उसकी स्थिति को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो गोलकीपर है वो बॉल को रोक रहा है गोल होने से। एक हॉकी का खिलाड़ी है, वो बॉल को बल लगाकर एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहा है गोल करने के लिए। और तीसरी तरफ क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो बॉल को बाउंड्री की तरफ जाने से रोक रहा है। यहाँ पे तीनों ही बल लगा रहे हैं, लेकिन तीनों एक अलग तरह का कार्य कर रहे हैं। तीनों भी अपने अपने क्षेत्र में जो है वो कार्य कर रहे हैं। अब बल है, उसका मात्रक न्यूटन होता है। जो बल है वो एक प्रकार दो तरह से क्रिया करता है, अपकर्षण या अभिकर्षण। अपकर्षण होता है धक्का देना और अभिकर्षण होता है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना। जैसे हम ये पेंसिल है, अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं तो ये अपकर्षण है, और अगर हम इसको अपनी ओर खींच रहे हैं तो ये अभिकर्षण है। जैसे यहाँ पे ये व्यक्ति इस कार को धक्का दे रहा है तो ये अपकर्षण है, और ये व्यक्ति इस गाय या बैल को अपनी ओर खींच रहा है तो ये अभिकर्षण है। तो हम कह सकते हैं अभिकर्षण खींचना और अपकर्षण क्या होता है? धक्का देना। तो इनको हम बल कह सकते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, जिसकी सहायता से हम उस वस्तु की स्थिति, उस वस्तु की आकृति आदि को बदल सकते हैं। जैसे ये बॉल है, अगर हम अब इसकी आकृति देखिए, ये गोलाकार है। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसकी आकृति अब देखिए चेंज हो गई। जैसे ही फोर्स हटाते हैं, इसकी अपनी आकृति को वैसे ले लेती है। तो क्या हो रहा है? अभी हम इसके ऊपर बल लगा रहे हैं तो ये अपनी आकृति को, हमने हमारे बल की वजह से इसकी आकृति बदल गई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, हम हर ऑब्जेक्ट की आकृति को बदल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड है तो हम उसकी आकृति को नहीं बदल पाएंगे। आपके चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी आकृति आप नहीं बदल सकते, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे अगर ये पेंसिल है, अगर मैं फोर्स लगाऊं, ये टूट तो सकती है, लेकिन अगर मैं इसकी यहाँ से अगर फोर्स लगाऊं तो इसकी आकृति नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि ये हार्ड है। तो इसी तरह हम बल लगाकर प्रत्येक वस्तु आकृति को बदल तो नहीं सकते, लेकिन बदलने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ वस्तु आकृति बदल सकती है, कुछ की नहीं बदलेगी। इस तरह स्थिति की बात है, अगर हम बल लगाते और वस्तु स्थिति बदल जाती है तो भी हमने उस पर बल लगाया, नहीं बदलती तो भी हमने उस पर बल लगाया है। यह है बल अनुन्नय क्रिया के कारण लगते हैं। बल अनुन्नय क्रिया के कारण मतलब बल या तो धक्का लगाता है कोई व्यक्ति या आपस में, या उसको खींचता है तो उसके कारण बल लगता है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसी तरह बल लगाया जाता है। मतलब जो बल लगता है वो कम से कम दो वस्तुओं के बीच में अनुन्नय क्रिया के कारण लगता है। उसके बाद है बलों की खोजबीन। अब जो बलों की खोजबीन है उसमें एक बात है, ये दो बच्चे एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, इसका मतलब दोनों का बल जुड़ गया। यदि बल एक ही दिशा में लगता है तो दोनों बल जुड़ जाते हैं, लेकिन यदि बल विपरीत दिशा में लगता है तो जो बल का जो परिमाण होगा वो नेट बल के बराबर होगा। मतलब जिसका बल ज़्यादा होगा वस्तु उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोनों बल लगा रहे हैं। जिस बच्चे का बल अधिक है तो वो वस्तु को दूसरी तरफ सरका देगा। इसी तरह जो रस्साकसी का जो गेम होता है, इसमें एक दूसरे ये खींचते हैं, जो भी टीम, जिस टीम का बल अधिक होगा वो जीत जाएगी, मतलब वो रस्सी को अपनी ओर खींच लेंगे। तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, और जो कुल बल होता है वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो यही बात, बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। भी बल अगर अधिक है तो परिमाण भी अधिक होगा और उसकी प्रबलता भी अधिक होगी। कह रहे सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं यदि वस्तु, लेकिन वस्तु पर उनका प्रभाव वो
नेट बल के कारण होता है। मतलब जब हम रस्साकशी गेम खेलते हैं यहाँ पर, तो जो प्रभाव होगा वो नेट बल का होगा भी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं बल लगा रहे हैं, लेकिन कोई एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चे की वजह से सारी टीम नहीं जीत सकती। जब सभी बच्चों का अपना अपना अलग, जो एक पूरी एक टीम है, जो उसका बल अधिक, जिस भी टीम का बल अधिक होगा वो टीम जीत जाएगी। अब बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ये तो सच्चाई है। जैसे अगर आप को कहीं मुड़ना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। साइकिल है या कार है, हमें थोड़ा बहुत बल लगाना पड़ता है ताकि हम उसकी जो गति की दिशा है उसमें बदलाव ला सकें। आपको ब्रेक लगाने हैं तो भी आपको क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे ने बॉल को फेंका तो उसने क्या लगाया, बल। तो इसी प्रकार जैसे अगर ये बॉल है, अगर हम इसको गति में लेके जाना है तो हमें इसके ऊपर अपनी तरफ लाना है, दूसरी तरफ लेके जाना है तो हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। अगर हम इसको एक जगह रख दें तो ये अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करेगी। जब ये एक जगह हो गई, अभी अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करेगी जब तक हम इस पर क्या नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे। तो हर एक ऑब्जेक्ट को जिसको हम गति में लेके आते हैं, हमें उस पर क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है, बल लगाना पड़ता है। जैसे ये बच्चा है, इसको अगर टायर को चलाते रहना तो इसको लगातार क्या करना पड़ेगा, इसको लगातार बल लगाना पड़ेगा। ये दिखा रखा है अभी कि समतल सतह पर गेंद को धक्का देना, और जब गेंद के रास्ते में रखे पैमाने टकराने के बाद गेंद की गति की दिशा। अब आप यहाँ देखिए, पहले जो गेंद है वो यहाँ से इधर आई और जो पैमाने से टकराने के बाद वो उसकी गति की दिशा बदल गई। इसका मतलब क्या, अभी यहाँ भी एक टाइप की फोर्स लगी है। आप न्यूटन के लॉ को जानते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। जब बॉल ने स्केल के ऊपर फोर्स लगाई तो वापस स्केल की तरफ से भी इस बॉल के ऊपर फोर्स लगी और गेंद है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर गई। तो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है बल लगाने से वस्तु के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। बल लगाने से वस्तु गति में ला सकते हैं, लाने की कोशिश कर सकते हैं। गतिशील वस्तु की चाल में हम बदलाव कर सकते हैं, बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। वस्तु की गति की दिशा में बदलाव कर सकते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं और कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इनमें से कुछ या सभी प्रभाव को हम एक साथ उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब वस्तु कई बार गति में होती है तो उसकी हम दिशा भी बदल सकते हैं, ब्रेक लगाकर उसको रोक भी सकते हैं। तो एक से ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। अब कह रहे हैं बल दो प्रकार का होता है, यहाँ से साथ भी संपर्क के हिसाब से, टच के हिसाब से। तो बल एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। जो संपर्क बल है उसमें पेशीय बल और घर्षण बल आते हैं। पेशीय बल जो हमारी मांसपेशियां जब किसी वस्तु पर जो बल लगाती हैं, जैसे आप किसी वस्तु को उठा रहे हो, आप किसी वस्तु को धक्का दे रहे हो, जैसे बैल है वो बैलगाड़ी खींच रहे हैं, तो ये इनका पेशीय बल है जो बैलगाड़ी खींचने में लग रहा है। जो पेशीय बल होता है वो संपर्क बल का एक उदाहरण, क्योंकि दो वस्तु, जब आप किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो जब तक आप उस वस्तु को पकड़ोगे नहीं, आप उसको अपनी ओर नहीं खींच सकते। तो ऐसा बल जिसमें हमें संपर्क में आना पड़े दूसरी वस्तु को, तो संपर्क बल का एग्जाम्पल होता है। तो जो पेशीय बल है जो हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है वो एक प्रकार का संपर्क बल है। और इसमें और कौन कौन से वस्तु जिनका हम प्रयोग करते हैं, बैल है, घोड़े हैं, गधे हैं, ऊँट है, जिनका बल पेशीय बल का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए। इसी तरह घर्षण बल होता है जब दो वस्तु एक दूसरे, जब दो सब सतह कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हो, सतह भी कह सकते हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो क्या होता है कि जो नीचे वाली सतह है और जो ऊपर वाली सतह है उनके अंदर अनियमितताएं होती हैं और वो अनियमितताएं एक दूसरे के टच में आती हैं। तो उसके कारण जो वस्तु है, वस्तु गति है, उसका जो नीचे वाली सतह है वो विरोध करती है, वो ऊपर वाली वस्तु गति करने से रोकती है। और जो नीचे वाली सतह ऊपर वाली वस्तु की सतह पर जो बल लगा रही है उसे हम घर्षण बल कहते हैं, कि जो वस्तुओं को गति करने से रोकता है। तो वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। जैसे आपने कोई बॉल फेंकी, जैसे हम एग्जाम्पल ही लें, ये बॉल है और हम इसको थोड़ा धक्का देते हैं तो वो कुछ देर के बाद रुक जाती है। क्यों रुकी? क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल है, उस घर्षण बल ने वस्तु को गति करने से रोका है। अब असंपर्क बल, असंपर्क बल में चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। अब ये चुंबक हैं, आपने देखा होगा
वो मैंने वीडियो डाल भी रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। जो चुंबक होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। अगर समान ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत ध्रुव है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जबकि वो एक दूसरे वो टच में ना होने के बावजूद भी, मतलब एक दूसरे संपर्क में नहीं आते, तब भी वो एक दूसरे को पर फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह की जो फोर्स होती है वो असंपर्क बल का एग्जाम्पल होती है। उसके बाद है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल में जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक वस्तु पर अलग आवेश है, दूसरी वस्तु पर अगर अलग आवेश है तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रो है दूसरे स्ट्रो को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रो भी कागज की शीट से रगड़ दिया जाए तो प्रतिकर्षित करेंगे। वो तो सही बात है, क्योंकि दोनों के ऊपर समान आवेश आ जाएगा और वो फिर एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। तो एक स्थिर वैद्युत बल का एग्जाम्पल है, और ये भी एक असंपर्क बल का एग्जाम्पल, इसे हम स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। कि जब दो आवेशित वस्तु एक दूसरे पर, चाहे वो प्रतिकर्षण बल लगाएं चाहे वो आकर्षण बल लगाएं, वो स्थिर वैद्युत बल का एग्जाम्पल होता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो आकाशीय पिंड जब एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित ही करती हैं। इस बल के अंदर पृथ्वी हम पे, हमारे ऊपर या किसी अन्य वस्तु पर जो बल लगा रही है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। उसके बाद है गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वो छोटी हो बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, और यह है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जितने बल हमने अभी नाम लिए हैं, चाहे वो चुंबकीय बल हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, और अब चाहे वो स्थिर वैद्युत बल हो, ये सारे असंपर्क बल के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक दाब पर। दाब क्या होता है? किसी एकांक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। किसी एकांक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और ये दाब का फार्मूला है बल बाई क्षेत्रफल जिस पर वह लगता है। अब ये कह रहे भी यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो पृष्ठ के लंबवत है, जिस पर दाब ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, ये भी एक टाइप का प्रेशर का एग्जाम्पल है। बल तो अगर हम स्कील को उल्टा कर दें तो वो जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं जाएगी, लेकिन अगर इसको नुकीले भाग की तरफ से अगर हम हैमर से वो करते हैं तो ये चली जाती है। यहाँ पे देखिए, भारी बोझ को ले जाते हुए कुली, हालांकि इसको हम कार्य नहीं मानते, लेकिन इसने बल तो लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है, जो कुली है उसने सर पे पहले बड़े बक्से को रखा, उसके बाद उसने उसके ऊपर छोटे ऑब्जेक्ट को रखा। ये इसीलिए ताकि जो दाब है वो ज़्यादा ना पड़े और वस्तु को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। अब यहाँ पे कह रहे हैं द्रव और गैस क्या ये भी दाब लगाते हैं? तो ये एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है, एक्टिविटी दिखा रखी है। एक पाइप है, उसके नीचे गुब्बारा लगा दिया, उसमें अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का लेवल कम था तो ये कम फूला, लेकिन जैसे ही पानी का लेवल बढ़ा तो गुब्बारे का जो आकार हो बढ़ गया है। तो ये हम कह सकते हैं भी जो द्रव है वो वस्तु पर है या गैस है वस्तु पर बल लगाते हैं। आप जब गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो भी वो उसका आकार बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं द्रव और गैस वस्तु पर दाब लगाते हैं, उसकी सतह पर दाब लगाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे रखा है, जैसे बोतल के अंदर द्रव डाला, गुब्बारा उसका आकार हो बड़ा हो गया। एक एग्जाम्पल और भी है, यहाँ पे कह रहे हैं भी जो दाब होता है अगर समान गहराई पर है तो समान दाब लगता है। जैसे यहाँ पे समान गहराई पर जो बोतल है उसके अंदर छेद कर दिए तो जो पानी है वो हर तरफ क्या निकल रहा है, वो इक्वल निकल रहा है। मतलब जितनी समान गहराई होगी उस पर उतना ही दाब लगता है, और गहराई के हिसाब से दाब बदलता रहता है। अगर हम ऊंचाई पर हैं तो दाब कम लगेगा, ऊपर है तो, और नीचे है तो दाब थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम आते हैं वायुमंडलीय दाब पर। हमारे जो पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु से घिरी है, जिसे, और इस जो वायु का आवरण हमारे चारों से हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो वायुमंडल है हम सब पर जो दाब लगाता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये एक रबड़ का चूसक है, और इससे जब हम किसी समतल सतह पर चिपकाते हैं तो अंदर से बीच में से हवा निकल जाती है, और जब हवा निकल जाती है तो फिर हम महसूस कर पाते हैं वायुमंडलीय दाब है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब इसको वापस खींचते हैं हम बिना हवा निकाले या किसी अन्य तरीके का यूज करके
तो हम इसको खींचने में बड़ी मुश्किल होती है। और आप जानते हो जो कार है आदि शीशों के अंदर उनको ढकने के लिए जो उसके अंदर जो हम कपड़ा या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस पर ये लगे होते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं हमें, अगर 15 बाई 15 का कोई पाइप है, ठीक है, तो वो कह रहे अभी उस ऊंचाई स्तंभ से मतलब ऊंचाई के बराबर अगर 15 बाई 15 है तो क्या होता है, अभी उसके ऊपर ये कह रहा है अभी इतना बल लगता है हमारे ऊपर भी, 225 किलोग्राम पिंड पर जो बल लगाता है जो वो उतना बल हमारे सिर पे लगता है, और वो बल होता है 2250 न्यूटन के बराबर। जैसे एक बच्चा दिखाया गया है, तो अगर ये जो पाइप है अगर इसकी ऊंचाई 15 बाई 15, ये इसका डायमीटर 15 है और उसकी ऊंचाई 15 है, तो हमारे सर के ऊपर 2250 न्यूटन का बल लगेगा। उसके बाद एक ओटोन गैरिक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 51 सेंटीमीटर के 51 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 गोले लिए और उनको बीच में से उनको आपस में कांटेक्ट में करके उनके बीच में से वायु निकाल दी। वायु निकालने के बाद अंदर दाब नहीं रहा और बाहर दाब इतना ज़्यादा हो गया कि उसने घोड़े 8 घोड़े लगाए, उनको विपरीत दिशा में खींचने के लिए इन गोलों को अलग अलग करने की कोशिश की, बट वो गोले अलग नहीं हुए। यहाँ से आप समझ सकते हो वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा होता है और हमारे शरीर के अंदर जो दाब है और वो जो बाहर जो दाब वो लगभग इक्वल है, इसलिए हमें इतना महसूस नहीं होता है। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन करते हैं। धक्का या खिंचाव के द्वारा वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप धक्के की एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कार को हम धक्का लगाते हैं और वो गति करने लगती है तो उसका एग्जाम्पल हो गया। और आप किसी बॉल को फेंकते हो तो वो भी धक्के का एग्जाम्पल हो सकता है। खिंचाव की बात करें तो हम जैसे कुएं से पानी खींचते हैं, वो भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया। और हम किसी पशु को खींच कर ले जाते हैं, वो भी हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु का कृत्रिम में परिवर्तन हो जाए। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं भी, हम गुब्बारा है या कोई रबड़ की बॉल है उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो तो उसकी आकृति बदल जाती है। या कोई जो लोहार है जब वो किसी लोहे की वस्तु को थोड़ा मारता है तो भी उसकी आकृति बदल जाती है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर है वो खींचता है सामान से लदी ट्राली को, तो हमें इसको खींचना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव, क्योंकि समान ध्रुव हैं तो एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं। फिर एक एग्जाम्पल दिया, अभी कोई धनुर्धर है, उसने निशाना साधते हुए धनुष को खींचता है और खींचती है तो वह तीर को छोड़ती है तो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकृतनों के में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति और हमें आकर्षणीय हमें उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। तो धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाते हैं, जिसके कारण इसकी देखिए, क्योंकि वो जो डोरी है वो खींचती है तो डोरी की आकृति में परिवर्तन आता है। तो हम यहाँ पे आकृति ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का एग्जाम्पल है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार, क्योंकि तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ है और जो उत्तरदायी बल है क्योंकि बिना टच के तो हो नहीं सकता, तो वो यहाँ पे हम क्योंकि हमें ऊपर वाले ऑप्शन में से सिलेक्ट करा तो हम यहाँ पे संपर्क बल का उदाहरण लेंगे कि जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल, जो इस पर लगने वाले जब कोई भी तीर गति करता है तो उस पर कौन सा बल लगता है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी भी है वो वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तो जो बल है वो हम गुरुत्व भी कह सकते हैं। और जो वायु का अंदर जो बल होता है, वायु भी घर्षण बल लगाती है, वायु के अंदर जब कोई वस्तु गति करेगी तो घर्षण बल है वो उस पर लगेगा। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक, जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। अब इसने पूछा है बल लगाने वाले कारक, बल तो हम लगा रहे हैं, हमारा पेशीय बल हमारी उंगलियों से बल लग रहा है, और बल किस पर लग रहा है, नींबू के ऊपर, और प्रभाव क्या रहा है, नींबू से रस निकलता है। इसी तरह दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकलना, वही बात यहाँ पे आ गई। हम अपने हाथ से जो दंत मंजन की ट्यूब है उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और जो
ट्यूब के ऊपर प्रेशर लग रहा है, मतलब बल लग रहा है, और जो फिर है पेस्ट है वो बाहर निकल रहा है, वो उसका प्रभाव हो गया। दीवार में लगे हुक से लटकी कमानी से दूसरे सिरे पर लटका हुआ एक भार। अब यहाँ पे क्या है, जो बल लग रहा है ना वो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि वैसे तो भार है तो भार के द्वारा हम उसको बल मान सकते हैं, और जो कमानी है उसके ऊपर बल लग रहा है भार की वजह से। वैसे तो देखा जाए तो जो लटकी हुई वस्तु है कोई भी, उसके ऊपर जो बल लगा होता है पृथ्वी का गुरुत्व बल होता है। आप यहाँ पे वो एग्जांपल भी दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं भी पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया गया है वो किसके ऊपर लगाया गया है, भार के ऊपर, और जो भार वो किसके ऊपर बल लगा रहा है, उस लटकी हुई कमानी के ऊपर। और प्रभाव क्या हो सकता है, प्रभाव जो कमानी है जो उसकी आकृति में बदलाव आ सकता है। फिर ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना है। अब क्या होता है, जब कोई ऊंची कूद कर रहा है खिलाड़ी, जो निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करता है, तो वो फोर्स किस पे लगाता है, वो बल लगाता है पृथ्वी के ऊपर। जब वो कूदता है, कूदने से पहले पृथ्वी पर बल लगाता है, तो जो खिलाड़ी का जो पेशीय बल है वो यूज हो रहा है, और उसने पृथ्वी बल लगाया। और वही न्यूटन का थर्ड लॉ भी, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। कोई वस्तु है जिस पर हम बल लगाते हैं वो विपरीत, और उतना ही बल हमारे ऊपर भी लगाती है। जितना बल वो पृथ्वी पर लगाएगा उतना ही बल पृथ्वी उसके ऊपर लगाएगी, और वो उस ऊंचाई की छड़ को पार कर जाएगा। फिर एक औजार बनाते हैं, इसमें कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को थोड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस पर प्रभावित करते हैं। जब कोई लोहार है उस लोहे के टुकड़े पीटेगा तो जो पेशीय बल लगाता है, और पेशीय बल लगने के कारण जब वो उसके ऊपर हथौड़े से पीटता है उसको, तो उसकी आकृति में बदलाव आता है। वो जो आकृति वो देना चाहता, जो आकार उसको देना चाहता, वो दे सकते हैं। फिर फुलाए हुए गुब्बारे के संश्लिष्ट कपड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया, और ये देखा कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार था गुब्बारे बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताना। यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल है, ये मैंने पीछे पढ़ा भी था। आकर्षण और जो प्रतिकर्षण, वो कोई भी दो आवेशित वस्तु या कोई एक वस्तु आवेशित और दूसरी वस्तु आवेशित नहीं है, तो उनके बीच में क्या होता है, देखो अगर दो आवेशित वस्तु हैं, अगर उनमें समान आवेश है तो वो प्रतिकर्षित करेंगी, वो विपरीत आवेश है तो आकर्षित करेंगे। लेकिन एक वस्तु आवेशित है, एक वस्तु आवेश नहीं है, तो आकर्षित करती है। और इस तरह मतलब जो गुब्बारा वो दीवार से चिपक गया, क्योंकि वहाँ पे कौन सा बल है, स्थिर वैद्युत बल है, इसके कारण वो गुब्बारा दीवार से चिपक गया है। फिर आप अपने हाथ में पानी से भरी एक बाल्टी को लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम थे। देखो बाल्टी पर दो तरह के बल लग रहे हैं, एक गुरुत्व बल और एक हमारा पेशीय बल। अब क्या रहा, दोनों बल अब इक्वल है। जो नेट बल है वो दो इक्वल हो चुका है, इसलिए जो क्या होता है, जो बाल्टी की गति की अवस्था में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि होता ही नहीं है, क्योंकि नेट बल इक्वल है। जो नेट बल का परिमाण है जो 0 है वो 0 है, इसलिए बाल्टी गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। अब दो बल हैं, एक बल तो पृथ्वी लगा रही है उस रॉकेट के ऊपर, जिसको हम गुरुत्व बल कहते हैं, और दूसरा बल होता है जो उसका ईंधन है वो लगा रहा है। क्या हुआ है, अभी उसका ईंधन जब जलता है तो बहुत तेज गति से जो गैस है वो बाहर निकलती हैं, और जब गैसें तेज गति से बाहर निकलती हैं तो गैसों के तेज गति से बाहर निकलने के कारण विपरीत बल लगता है, जिसके कारण वो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, और जब हटा लेते हैं तो पानी ड्रॉपर के अंदर भर जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से सिलेक्ट करने हैं भी, इनमें से कौन सा आंसर सही है। भी पानी के दाब के कारण, पृथ्वी गुरुत्व, रबड़ के बल्ब की आकृति, वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे आएगा वायुमंडलीय दाब, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जब हम उसमें से गैस निकाल देते हैं उसके अंदर से, ड्रॉपर के अंदर से, तो वायु दाब अंदर कम हो जाता है और बाहर पानी के ऊपर वायु दाब अधिक है। तो जैसे ही हम उसको वापस को छोड़ेंगे उसके ड्रॉपर के नोजल को, तो उसी तरह से वो मतलब भी जो बल्ब को छोड़ेंगे तो उसी तरह वो पानी अंदर आ जाएगा वायुमंडलीय दाब के कारण। तो इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप इस लेसन को समझ गए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।